नहीं सर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के नेट का इशू होता है, फिर वो रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में स्टार्ट लेते हैं। ओके सर। So, no question in the previous lecture. Okay. नो सर एक था आप उसमें इज़ोट्रोपिया में आई गेस बेस आउट के बेस इन प्रिज्म का कुछ लिखा हुआ था, उसका बता दें कि इज़ोट्रोपिया में बेस आउट प्रिज्म कैसे यूज होगा। अच्छा देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूँ, आगे इसमें भी आएगा, बाकी लेक्चर में भी आएगा। प्रिज्म हम दो चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, एक हम प्रिज्म एक्सरसाइज के लिए यूज कर रहे हैं, एक हम प्रिज्म थेरेपी के लिए यूज कर रहे हैं। समझ आ रही है ना? वन यूज ऑफ प्रिज्म इज थेराप्यूटिक यूज, द अदर इज जस्ट वो एक्सरसाइज के तौर पे यूज करें। एक्सरसाइज के लिए जो हम प्रिज्म यूज कर रहे हैं उसका हमेशा, ये जो आपने हर जगह पे ये चीज डिस्कस किया होगी जी, बेस एपेक्स टुवर्ड द डिविएशन, यही है ना? ये एपेक्स टुवर्ड डिविएशन वाला सेंटेंस जो है ये ओनली आपके थेरेपेटिक के लिए काम आएगा, कि जब आप थेरेपी दे रहे हैं ना तो उसी टाइम आप एपेक्स टुवर्ड, लाइक सपोज अगर ईजो है तो इसमें आप बेस आउट प्रिज्म रखेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली एपेक्स इनवर्ड आएगी। अगर एक्सो है उसके लिए आप थेरेपी के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर आप बेस इन प्रिज्म यूज करेंगे, बिकॉज उसका एपेक्स जो है आउटवर्ड चली जाएगी। लेकिन एक्सरसाइज के लिए हम बिल्कुल उसके अपोजिट कर रहे हैं। अगर ईजो की मैं बात करूं तो ईजो के लिए अगर हम एक्सरसाइज दे रहे हैं, बच्चों के लिए अगर हम एक्सरसाइज दे रहे हैं कि इसकी जो डाइवर्जेंस है थोड़ी सी डेवलप हो जाए, तो बच्चों में हम क्या करें, बच्चों में ईजो में हम बेस इन प्रिज्म दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ की इमेज थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करेगा, नेजल से टुवर्ड थोड़ा सा टेम्पोरल भी शिफ्ट करेगा। सो उसकी जो कन्वर्जेंस की डिग्री है, उस डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस को रिड्यूस कर रही, तो आई ईजो में ज्यादा नहीं जाए। आई की कोशिश हो रही है कि हम हमेशा के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं आउटवर्ड चली जाऊँ, आउटवर्ड चली जाऊँ। तो एक्सरसाइज के लिए वो हम बेस इन दे रहे ईजो में, और थेरेपी के लिए जब दे रहे, और याद रखिए ओल्ड एज में हम थेरेपी नहीं दे रहे हैं, सॉरी एक्सरसाइज नहीं दे रहे, उसमें एक्सरसाइज इतना इफेक्टिव नहीं है। सो ओल्ड एज में अगर ईजो एक्सो आ गया तो वही फार्मूला के एपेक्स टुवर्ड डिविएशन उसको हम यूज कर रहे हैं। बच्चों में ऑलरेडी ईजोट्रोपिया है और आपने बेस आउट प्रिज्म रखा कि बस ईजोट्रोपिया के साथ ही रहे, तो बच्चे को थोड़ा सा सिम्टम नहीं होंगे। लेकिन कहानी क्या है कि फिर वहां से उसके डाइवर्जेंस जो आपने उस खराब कर दिया, डाइवर्जेंस का जो एक्सरसाइज कर रहा था आपने उसको बिल्कुल लेजी किया, तो फिर बच्चे का कोई काम नहीं होगा कि वो एक्सरसाइज करे। तो इन दो चीज का ख्याल रखें, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाए कि अक्सर अगर बच्चे हम डिस्कस करें ईजो एक्सो और वहां पे आपको ईजो में अगर बेस इन की बात कर रहे हैं, बेस इन की, तो ये आपकी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज प्रिज्म। और थेराप्यूटिक प्रिज्म इज आल्सो कॉल्ड रिलीविंग प्रिज्म। रिलीविंग मीन कि वो आपकी थोड़ा सा रिलीव कर रहे सिम्टम को, ठीक है। अब वो मुझे पता नहीं कि आपके माइंड में क्या क्वेश्चन है और किस एरिया से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन क्लियर हो गए तो ठीक है, नहीं सर, यही वाला था, जी सर, ठीक है। तो इन चीज का हमेशा जी सर। और ये कंसेप्ट तो क्लियर है ना कि बेस वाई हम बेस सॉरी एपेक्स टुवर्ड डिविएशन दे रहे हैं, ये तो आपको पता है ना? यस सर, इमेज हाँ, उसी इमेज वो डिस्प्लेसमेंट की शिफ्ट हो बात हो। जाती है तो फिर वो ज्यादा नहीं करती। बाकी ऑप्टिक्स आपको पता है उसका, जी सर। ठीक है। तो और एनी क्वेश्चन? नहीं तो फिर स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, जैसे ईजोट्रोपिया सर ये स्वान ब्लाइंड स्पॉट मैकेनिज्म, जी सर ये स्वान ब्लाइंड स्पॉट मैकेनिज्म सर। अच्छा, इसमें ये है कि आपकी आई में डिविएशन आ जाए, स्पेशली अगर ईजो आ गया। एक मिनट, यहाँ पे ईमान में खुदा भी आएगी, ठीक है। आपको ये पता है सऊद कि आपकी ऑप्टिक डिस्क जो है वो थोड़ा सा नेजल साइड पे है और आपके मैकुला या हुए जो है टेम्पोरल से, सबको पता है ना। अब ईजो में क्या हो रहा है, देखिए अब ईजो में आपकी आई इनवर्ट जा रही है। जब इनवर्ट जा रही है तो आपकी ऑप्टिक डिस्क जो है, जो यहाँ पे ओरिजिनल था, वो ऑप्टिक डिस्क देखिए वो उसने ऐसे टेम्पोरली रोटेट किया है। जब आई इनवर्ट आ रही है ना, आपका इंटीरियर पोल आगे आ रही है, तो पोस्टीरियर पोल आपकी ऑप्टिक डिस्क जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा टेम्पोरल साइड पे चला जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि जो मैकुला का एरिया था उस एरिया पे आपका ऑप्टिक डिस्क आया हुआ है, बिकॉज डिविएशन हो गया है। तो डिविएशन के साथ जब आई इनवर्ट जा रही है तो बैक पोल पे, पोस्टीरियर पोल पे जिस पोजीशन में ऑप्टिक डिस्क था, अब वहां ऑप्टिक डिस्क जो है वो थोड़ा सा रोटेट हो गया है और मैकुला की जगह पे चला गया है, ठीक है। तो कहानी क्या है, इस पेशेंट में स्क्विंट भी है, लेकिन जो ओरिजिनल मैकुला फोबिया के एरिया है उसमें ऑप्टिक डिस्क आया है, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो हमें पता है कि हम सीधा जब देख रहे हैं आई
आपकी नॉर्मल आई जो है उसका बिल्कुल इमेज फोविया पे बन रहे हैं। लेकिन इस ईजो आई में क्या हो रहा है, इसमें जो सामने टारगेट वाला ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल आपकी ऑप्टिक डिस्क पे उसका इमेज बन रहे हैं। तो क्या ऑप्टिक डिस्क पे कोई विजन होता है? वहां पे नो फोटो रिसेप्टर। जब फोटो रिसेप्टर नहीं है तो फोटो ट्रांसडक्शन मतलब सिग्नल जनरेट नहीं होगा। सो कहानी क्या है, कहते हैं कि इस पेशेंट में इजोट्रोपिया भी होगा लेकिन इसमें कोई डिप्लोपिया नहीं होगा, बिकॉज उस डिविएटेड आई से तो कोई मैसेज ब्रेन की तरफ नहीं जा रहा, बिकॉज वो ब्लाइंड स्पॉट पे बन रहे हैं। और याद रखिए इसमें एक दो तीन चीजें बातें हैं, लेकिन मैंने उस टाइम नहीं किया, मैंने कहा आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हर डिस्टेंस के लिए ये स्वान ब्लाइंड स्पॉट जो मैकेनिज्म है ये नहीं होगा। वाई नहीं होगा? आपको पता है कि आप हर एक डिस्टेंस के लिए इसके अकॉर्डिंगली आप कन्वर्जेंस कर रही है। अगर मैं नियर की बात करूं, नियर में आपको कन्वर्जेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर मैं 1 मीटर 3 या 4 मीटर की बात करूं तो उसमें आपकी कन्वर्जेंस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। सो ये एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के लिए यही मैकेनिज्म जो स्पॉट वाला मैकेनिज्म है ये सिर्फ एक ही पार्टिकुलर डिस्टेंस पे होगा। उस डिस्टेंस में पेशेंट को कोई स्क्विंट के साथ ही कोई डिप्लोपिया नहीं होगा। समझ आ गया? ओके सर। सर ये लेकिन हर इजोट्रोपिया में सर ये हो सकता है हमारे पास नो नो, ये वाला मैकेनिज्म? हर एक में नहीं होता। अगर हर एक में होता तो फिर तो बात थी, फिर किसी को डिप्लोपिया है। ये यूजुअली उसमें होता है जो आपकी 30 और 35 डिग्री के दरमियान है उसमें ज्यादा हो रहे हैं। और दिस इज वेरी रेयर कंडीशन, बिल्कुल ऐसा एग्जैक्ट नहीं होता कि आपकी बिल्कुल आई डिविएशन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपके उस पे बन गया, डेस्क पे बन गया। हाँ एक डिस्टेंस के लिए हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा हूँ तो यहाँ से अगर आ रही है तो वो ब्लाइंड स्पॉट मैकेनिज्म ठीक है, लेकिन मैं दूर देख लूँ या अगर करीब किसी और जगह को देख लूँ तो फिर तो कन्वर्जेंस की डिग्री जो है वो चेंज हो गया ना। अब इसी लैपटॉप के लिए जो अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए, जो कन्वर्ज आई है, जो इजोट्रोपिक आई है, इसमें बिल्कुल वही आपके डिस्क पे बन रहे। लेकिन अगर आप जरा दूर देखें तो आपकी इजोट्रोपिक आई भी इसमें स्लाइटली आउटवर्ड मूवमेंट पॉसिबल है, या अगर करीब देखे तो और भी ज्यादा हो रही है तो फिर वहां से इमेज शिफ्ट होगा। इससे देखिए इसमें एक चीज याद रखिए, ये ओनली 30 और 35 डिग्री जो है इसके दरमियान में इसमें पॉसिबल है। और द सेकंड थिंग एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के लिए होगा, बिकॉज कोई आपसे पूछे क्यों पार्टिकुलर डिस्टेंस होगा, बिकॉज वर्जन्स हर जगह के लिए चेंज हो रहे हैं। आपकी आई का जो वर्जन्स है कन्वर्जेंस की डिग्री वो हर डिस्टेंस के लिए चेंज हो रही है। क्लियर हो गया? ओके सर। और कोई क्वेश्चन है? स्टार्ट करूं? करें स्टार्ट। ठीक है, एक चीज है जिस तरह लास्ट में हम इजोट्रोपिया डिस्कस कर रहे हैं, सेम क्लासिफिकेशन वही चीज इधर भी है। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें डिटेल ज्यादा नहीं है, मुश्किल भी नहीं, बहुत इजी है। और इसमें काफी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस क्लास। अभी आपको पता चलेगा कि लाइक सपोज बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो +3 डायप्टर लेंस की बात हो रही है इसमें एक्सोट्रोपिया में, तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इधर भी दोबारा डिस्कस करेंगे। वही क्लासिफिकेशन के प्राइमरी और सेकेंडरी कंसेक्यूटिव रेजिडुअल द सेम क्लासिफिकेशन यहाँ पे है। और मेरे ख्याल में वो रेजिडुअल और कंसेक्यूटिव और सेकेंडरी का कोई मुश्किल चीज नहीं कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे जस्ट ईजो के बजाय एक्सो लगाऊं और उसके साथ सेकेंडरी एक्सोट्रोपिया, ठीक है, या कंसेक्यूटिव एक्सोट्रोपिया या रेजिडुअल एक्सोट्रोपिया, सेम वही मीनिंग है, लेकिन ईजो से एक्सो में शिफ्ट होगा एक चीज। और हम जब प्राइमरी की बात कर रहे हैं, प्राइमरी एक्सोट्रोपिया की, तो सबसे कॉमन टाइप ऑफ एक्सोट्रोपिया जब आप क्लिनिक में भी देखेंगे, आपके हेलेंडेवस में भी काफी डिटेल है, हर जगह पे आप देखेंगे, तो एक्सोट्रोपिया में याद रख के सबसे कॉमन जो है वो इंटरमिटेंट है। कांस्टेंट एक्सोट्रोपिया वेरी रेयर। आपको जो बहुत कॉमन मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया। और इंटरमिटेंट में आपको पता है ना कि एक नियर के लिए एक डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एक्सोट्रोपिया जो है बहुत कॉमन है। सो इंटरमिटेंट डिस्टेंस एक्सोट्रोपिया द कॉमनेस्ट। और फिर इसके और कोई कॉज है कि इसमें AC बाय ए रेशियो हाई और लो, तो नॉर्मल AC बाय ए रेशियो और इंटरमिटेंट डिस्टेंस वाला एक्सोट्रोपिया था सबसे कॉमन। सो इसलिए सारे डिटेल जो है उसी एक टॉपिक पे किया गया है। लेट्स स्टार्ट, आप जाओगे समझ आएगा। सो इसमें इतनी बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। ठीक है, यस सर ठीक है। अच्छा ये तो आप सबको पता है कि एक्सोट्रोपिया क्या है, आउटवर्ड डिविएशन ऑफ द विजुअल एक्सिस कॉल्ड एक्सोट्रोपिया। दिस इज अ प्रॉपर डेफिनेशन कि आप विजुअल एक्सिस मेंशन जरूर करें, ठीक है, कि जब भी आपकी विजुअल एक्सिस आउटवर्ड चली जाए तो उसको हम एक्सोट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। पैरालिटिक तो खैर हमारा अलग पोर्शन है, पैरालिटिक स्क्वेंट लाइक टर्नर पॉलिसी में एक्सोट्रोपिया वो सब समथिंग एल्स।
ये यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है ये सिर्फ ओनली आपकी नॉन पैरालिटिक एक्सोट्रोप है। लास्ट में भी याद रखिए जो एक्सोट्रोप रहता है ना वो भी नॉन पैरालिटिक एक्सोट्रोप है, ठीक है। पैरालिटिक इज सम सेपरेट सेक्शन, वो अलग हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे वही क्लासिफिकेशन है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी, कंसेक्यूटिव, सेकेंडरी, रेसिडुअल, वही सेम मीनिंग जो हमने इज़ोट्रोपे में डिस्कस किया था, वही चीज है कि प्राइमरी एक्सोट्रोपे वही होंगे जिसका एटियोलॉजी जो है वो काफी क्लियर नहीं है, ठीक है। कंसेक्यूटिव आपको पता है ना क्या होता है कंसेक्यूटिव? शाबाश। सर आफ्टर सर्जरी जो है वो दूसरे में चला जाएगा, Correction, पहले correction. ईजो होगा सर्जरी के हाँ बाद मतलब अगर कोई पेशेंट था वो इजो वाला था और आपने सर्जरी के बाद उसका क्या कर दिया, ये पेशेंट जो है वो एक्सो ओवर करेक्शन आपने किया। और सेकेंडरी क्या होता है? ओवर करेक्शन की सेकेंडरी किसी और पैथोलॉजी या डिजीज की वजह से। और की वजह से किस, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई कॉर्नियल स्कार डेवलप हो गया ओल्ड एज में तो क्या होगा? किसी की सडन लॉस ऑफ विजन होगी लेकिन ओल्ड एज में, तो ओल्ड एज में तो कॉर्नियल स्कार अगर यंग में इजो कॉमन था और ओल्ड में एक्सोट, क्योंकि लेटरल स्ट्रांग होता है सर। यंग में तो जो ओल्ड एज में एक्सोट्रोपिया कॉमन होता है। एक्सो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सेकेंडरी एक्सोट्रोपी की बात कर रही है, वो मोस्टली ओल्ड एज में होगा, मोस्टली यंग में भी आ सकता है लेकिन उसमें आएगा। अच्छा इसके अलावा क्या है? रेसिडुअल भी पता है ना? पता है रेसिडुअल का? अंडर करेक्शन। अंडर करेक्शन, ये तो सारे यस सर करेक्शन अगर हम सर्जरी में करते हैं तो यस कुछ अमाउंट जो होती है कुछ अमाउंट रह जाती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी एक्सोट्रोपिया से, ठीक है। तो उसी तरह प्राइमरी एक्सोट्रोपिया वंस अगेन हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है, इंटरमिटेंट एंड कांस्टेंट। इसका क्लासिफिकेशन बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसको अब दो में डिवाइड किया, वो सेकेंडरी, कंसेक्यूटिव और रेसिडुअल की हम बात नहीं कर इस टाइम, ओनली प्राइमरी आप लिख ले और प्राइमरी के अंडर आप करेंगे इसके दो डिवीजन है, वन इज द कांस्टेंट, द अदर इज इंटरमिटेंट, ठीक है। और फिर लिखा है कि द प्राइमरी एक्सोट्रोपिया इज कॉमनली इंटरमिटेंट, इनका ये लिखे कि प्राइमरी एक्सोट्रोपिया जो है मोस्ट कॉमनली आपको कौन सा टाइप का मिलेगा? इंटरमिटेंट का। कांस्टेंट का इतना डिटेल नहीं है, ना बुक में हो ना आपको क्लिनिक में ज्यादा मिलेगा। सो कांस्टेंट एक्सोट्रोपिया जो है वो बहुत कम है, सॉरी एक्सोट्रोपिया, और इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया जो है वो आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया से। सो इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया में क्या होगा? When exotropia is intermittently present, आपको पता है ना इंटरमिटेंट का सारे टर्मिनोलॉजी का पता है कि वो पार्टिकुलर डिस्टेंस के लिए है, and there is maintained BSV at normal, but separation or diplopia occur when deviation become manifest. एक डिस्टेंस के लिए उसकी BSV डेवलप होगी और जब BSV डेवलप है तो बस उसकी विजन सारी चीजें ठीक होगी, लेकिन दूसरे डिस्टेंस के लिए लेट्स सपोज अगर मैं डिस्टेंट इंटरमिटेंट डिस्टेंट एक्सोट्रोपिया की बात करूं तो डिस्टेंस में उसका क्या होगा? डिस्टेंस में उसको डिप्लोपिया होगा या सेपरेशन, लेकिन नियर में उसका BSV और सारी चीजें जो है वो डेवलप होगी। ये चीज याद रखिए। इंटरमिटेंट वाले डिविएशन में हमेशा के लिए एक डिस्टेंस के लिए जहां पे मैनिफेस्ट डिविएशन नहीं है उस डिस्टेंस में BSV डेवलप होगा, और दूसरी जो डिस्टेंस है जहां पे आपकी स्क्वेंट जो है वो मैनिफेस्ट हो रही है तो मैनिफेस्ट के दौरान या तो वहां पे सेपरेशन होगा या डिप्लोपिया होगा। अगर रिसेंट ऑनसेट की बात करें, रिसेंट अभी रिसेंटली हुआ है तो उसको उसी डिस्टेंस में डिप्लोपिया होगा। अगर बच्चा है और उसको बाय बर्थ से या 2-3 ईयर से ये चीज स्टार्ट हो गया है, 5 साल से भी, तो 5-6 साल की उम्र में भी बच्चा आसानी से उस आई को सप्रेस कर रहे। बाकी हम डिस्कस करें, लेकिन यहाँ बेसिक कंसेप्ट क्या है कि इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया या नियर में होगा या डिस्टेंस में। सो जब एक डिस्टेंस में होगा तो दूसरे में क्या होगा? दूसरे में आई बिल्कुल स्ट्रेट नॉर्मल, या तो एक्सोफोरिया होगा या अर्थोफोरिया होगा, ये चीज याद रखिए। अब यहाँ पे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन, ये आपको याद करना चाहिए और इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें इंटरमिटेंट, ये तो पता है ना इंटरमिटेंट और एक्सोट्रोपिया XT साथ मेरे ख्याल में फर्स्ट लेक्चर जो मैंने लिया था, ठीक है। तो ये हम इंटरमिटेंट की क्लासिफिकेशन करें। कांस्टेंट तो मैंने बताया था कि वो बहुत है। आप जब भी एक्सोट्रोपिया की बात करेंगे तो आप हमेशा के लिए इंटरमिटेंट लीजिए। तो आप इंटरमिटेंट में देखिए आपको ये 3 चीजें मिल रही है, डिस्टेंट एक्सोट्रोपिया, नियर एक्सोट्रोपिया और नॉन स्पेसिफिक। देखिए
द नॉन स्पेसिफिक इज समटाइम कॉल्ड बेसिक एक्सोट्रोपिया, आल्सो कॉल्ड, अगर कोई वर्ड सामने आए कि बेसिक एक्सोट्रोपिया का, तो उसका मतलब और नॉन स्पेसिफिक का एक मतलब है। अच्छा, इनका तो समझ आपको आ रहे हैं कि नियर एक्सोट्रोपिया, नियर में एक्सोट्रोपिया होगा, डिस्टेंट में क्या होगा, नॉर्मल। डिस्टेंट में आई या आर्थोपोरिया या एक्सोपोरिया, ये इन दो टर्म का समझ आ रहे हैं ना, इन दो टर्म के समझ आ रहे हैं ना? यस सर आ रहे हैं। यस सर। ठीक है। अब डिस्टेंट की अगर हम बात करें, जी सर। डिस्टेंट में एक्सो होगा और नियर में फिर या एक्सोपोरिया या आर्थोपोरिया, लेकिन आई स्ट्रेट होगी, आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब नॉन स्पेसिफिक दरमियान में याद रखिए, अब किस कंडीशन को कहेंगे कि ये नियर एक्सोट्रोपिया है? अब देखिए, पेशेंट क्लिनिक में आ गया, आप उसकी एक्सोट्रोपिया को चेक कर रहे हैं, ठीक है। जब नियर में आपने एक्सोट्रोपिया चेक किया और फिर डिस्टेंट में, जो डिस्टेंट की मेजर है और नियर की मेजरमेंट है, उसको आप एक दूसरे से माइनस करिए। अगर नेट रिजल्ट आपके पास 10 प्रिज्म डायप्टर आ रहे, मतलब नियर में डिविएशन 10 प्रिज्म डायप्टर ज्यादा है डिस्टेंट से, तो हम कहेंगे कि दिस इज नियर एक्सोट्रोपिया। डिस्टेंट एक्सोट्रोपिया के लिए क्या है, सेम थिंग, नियर में भी एक्सोट्रोपिया है, डिस्टेंट में भी है, लेकिन डिस्टेंट का जो एक्सोट्रोपिया है वो नियर से 10 प्रिज्म डायप्टर ज्यादा है। सो 10 प्रिज्म डायप्टर देख मेजरमेंट याद रखिए कि अगर नियर में 10 प्रिज्म डायप्टर ज्यादा है तो ये आपका नियर एक्सोट्रोपिया हो गया। डिस्टेंट की मेजरमेंट जो है वो 10 प्रिज्म डायप्टर ज्यादा है नियर से, तो वो डिस्टेंट हो गया। अब सम कंडीशन इस तरह है कि जिसमें आपके नियर और डिस्टेंट एक्सोट्रोपिया की जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंस 10 प्रिज्म डायप्टर से कम है। दिस इज वेरी रेयर कंडीशन, और सच टाइप ऑफ एक्सोट्रोपिया को हम नॉन स्पेसिफिक या बेसिक में डाल रहे हैं। तो व्हाट डज इट मीन बाय बेसिक या नॉन स्पेसिफिक इंटरमीडिएट एक्सोट्रोपिया, जिसमें डिस्टेंट और नियर का जो डिविएशन है उसकी डिफरेंस जो है वो 10 प्रिज्म डायप्टर से कम है। और नियर एक्सोट्रोपिया के नियर में एक्सोट्रोपिया 10 प्रिज्म डायप्टर डिस्टेंस से ज्यादा है, और सेम फॉर द डिस्टेंट के डिस्टेंट का एक्सोट्रोपिया जो है वो 10 प्रिज्म डायप्टर इज मोर एज कंपेयर टू नियर। इन तीन टर्म का समझ आ गया? यस सर, आ गया। सिंपल चीज है ना? जी जी सर। यहां तक समझ आ गया। अब यहाँ पे देखिए, जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आपको ये आपने कंफर्म किया कि जी डिस्टेंस के लिए डिविएशन ज्यादा है, नियर के लिए कम है, तो आपने उसको लेवल कर दिया कि इंटरमिटेंट डिस्टेंस एक्सोट्रोपिया। लेकिन इंटरमिटेंट डिस्टेंस एक्सोट्रोपिया यहाँ पे आप नहीं छोड़ेंगे, इसको मजीद आप स्पेसिफाई करेंगे। क्या करेंगे? एक आपके पास है ट्रू, दूसरा है सिमुलेटेड। जब डिस्टेंस की बात करें ना, तो एक या ट्रू होगा या सिमुलेट। अब ट्रू की क्या मतलब, देखिए इंटरमिटेंट डिस्टेंस एक्सोट्रोपिया बहुत सिंपल है। आपने इस पेशेंट के सामने +3 लेंस भी लगाया, एक वन थिंग, और इसके बाद आपने 1 घंटे के लिए अक्लूजन भी किया, लेकिन +3 लेंसेज और अक्लूजन के बाद अब वही का डिविएशन जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए नियर में उसका आई स्ट्रेट, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट कंसीडर करें, नियर में आई स्ट्रेट, डिस्टेंस में लेट्स सपोज 20 प्रिज्म डायप्टर एक्सोट्रोपिया। जाहिर बात है, बस आप लेवल करेंगे इंटरमिटेंट डिस्टेंस एक्सोट्रोपिया। लेकिन फिर क्या करेंगे, नियर में आप +3 डायप्टर लेंस भी लगाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि क्या ये नियर का एक्सोट्रोपिया तो डिस्टेंस के बराबर नहीं हो रहा, ये नियर में आई जो स्ट्रेट था क्या इसमें तो एक्सोट्रोपिया नहीं आ रहा। तो +3 डायप्टर लेंस के बाद आपने कंफर्म किया कि नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अच्छा, फिर 1 घंटे के लिए आपने अक्लूजन किया, और अक्लूजन के बाद भी आपका नियर डिविएशन में कोई चेंज नहीं आया, तो तब भी आपका हो गया ट्रू इंटरमिटेंट डिस्टेंस एक्सोट्रोपिया। यहाँ का समझ आ गया, मतलब नो इफेक्ट ऑन +3 लेंसेज, नो इफेक्ट ऑन अक्लूजन। तो ये हो गया आपका ट्रू इंटरमिटेंट डिस्टेंस एक्सोट्रोपिया। इन चीज का समझ आ गया आप लोग को? जी सर। और मेरे ख्याल में +3 लेंस आपको याद है कि क्या कर रहे हैं, काफी Yes, डिस्कशन sir. हम कर रहे हैं कि Accommodation +3 लेंस relax अगर किसी को करते याद हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, +3 आपकी अकोमोडेशन को बिल्कुल खत्म कर रही है। तो ये वाई इसको हमने ट्रू बताया, ट्रू इसलिए बताया कि +3 लेंसेज के साथ आपने एकोमोडेशन का जो रोल था वो खत्म किया। कुछ कह रहे यार हो सकता है वाई नियर में आई स्टेट है, देखिए नियर में आई क्यों स्टेट है, कोई कह रहे यार हो सकता है कोई एकोमोडेशन का रोल इसलिए आई स्टेट है, तो +3 लेंस ने उसको खत्म कर दिया। एक बात,
और क्योंकि यार नियर में फ्यूजन होगा, नियर में फ्यूजन ज्यादा एक्टिव होगा, इसलिए आई स्टेट है, तो आपने एक घंटे के लिए आई को अक्लूड किया, तो उससे आपने फ्यूजन भी खत्म किया। लेकिन फ्यूजन का रोल नहीं है, एकोमोडेशन का रोल इसमें नहीं है, तो फिर उसको हम लेबल करेंगे दिस इज ट्रू डिस्टेंट एक्सोट्रोपिया। मैं एक वो दे रहा था, एक कार्डिफ यूनिवर्सिटी का एक ऑनलाइन टेस्ट दे रहा था, उसमें इसका बहुत ऐसे एमसीक्यूज बनाए थे कि ब्रो दिमाग जो है उसको बहुत रोटेट किया। हुआ कि मैं आपसे शेयर करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है, लेकिन जब आपका कंसेप्ट बन चुका है इन चीजों पे और फिर हर तरीके से एमसीक्यूज आ रहे तो वो सॉल्व करने बंदे को बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा हम सिमुलेटेड की बात करें। देखिए ट्रू तो आपको समझ आ गया ना कि इसमें दो चीजें, अक्लूजन एंड +3 लेंसेज। +3 लेंसेज एंड अक्लूजन, किसी का कोई इफेक्ट नहीं है जो ट्रू पे, तो आपने ट्रू में डाल दिया। अब आपके पास दो चीज है, या तो वो +3 लेंसेज के साथ नियर डिविएशन जो है वो चेंज होगा और डिस्टिंग की तरफ हो जाएगा, या वो अक्लूजन के साथ। अब देखिए सो सिमुलेटेड में आ रहा है, सिमुलेटेड में क्या है कि वो तो या +3 लेंसेज के साथ और या अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ रहा हूँ नॉर्मल AC बाय एयर रेशियो की हम बात करें। सो किसको हम लेबल करेंगे नॉर्मल AC बाय एयर रेशियो, सिमुलेटेड नॉर्मल AC बाय एयर रेशियो इंटरमीडिएट डिस्टिंग एक्सोट्रोपिया है। अब आपने कर दिया पेशेंट को कि डिस्टिंग एक्सोट्रोपिया है, नियर में नहीं है, आपने उसको +3 लेंस लगा दिया। सो +3 लेंस से उसके नियर डिविएशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे आपने उसको 1 घंटे के लिए आई अक्लूड किया, अक्लूजन के बाद जब आप उसने आई के एग्जामिनेशन किया तो उसका नियर डिविएशन बढ़ गया है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली नियर टू द डिस्टेंट हो गया है। तो अब आपके माइंड में एक चीज आ गई ना कि देखिए +3 लेंस का कुछ रोल नहीं था, एकोमोडेशन का कुछ रोल इसमें नहीं था, लेकिन फ्यूजन का रोल था। फ्यूजन की वजह से नियर में आई स्ट्रेट थी, तो फिर उसको हम लेबल करेंगे नॉर्मल AC बाय एयर सिमुलेटेड, नॉर्मल AC बाय एयर डिस्टेंट एक्सोट्रोपिया, बिकॉज एक आपकी फ्यूजन जो है, सॉरी आपके अक्लूजन जो है वो एकोमोडेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा अब दूसरा पेशेंट आपके पास है जिसका वही कहानी है कि डिस्टेंट में इसको एक्सोट्रोपिया है, नियर में उसकी आई जो क्या है स्ट्रेट है। आपने उसको 1 घंटे के लिए अक्लूड किया, अक्लूजन के बाद जब आपने उसकी आई की चेक किया तो उसकी आई में कोई डिविएशन नहीं है। जब आपने उसको +3 लेंस लगाया और +3 लेंस के साथ उसका डिविएशन मेजर किया तो नियर का डिविएशन अप्रोक्सीमेटली हो गया टू द डिस्टेंट, तो फिर इसको हम लेबल करेंगे कि दिस इज हाई AC बाय ए सिमुलेटेड डिस्टेंट एक्सोट्रोपिया। अब इन चीज का समझ आ गया, क्लियर हो गया सब चीजें सारे। देखिए अब मैं आपसे आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इसके बाद अगर आपकी क्वेश्चन है तो आप कर लेकिन पहले आप जरा इस क्वेश्चन को, इस एग्जांपल को गौर से सुने तो मेरे ख्याल में बहुत क्लियर हो जाएगा। क्लिनिक में पेशेंट आ रहे हैं, उसकी डिस्टेंस में और नियर में आपने मेजर करना है कि उसकी डिविएशन नियर में ज्यादा है या डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस करें तो हम एग्जांपल डिस्टेंस ही कर रहे हैं। डिस्टेंस में पेशेंट की 20 प्रिज्म डायप्टर एक्सोट्रोपिया आपने उसको मेजर किया, 20 एक्सोट्रोपिया, नियर में उसकी आई स्ट्रेट है, तो क्या आप इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, बस ये लिखेंगे कि इंटरमिटेंट डिस्टेंस एक्सोट्रोपिया? नहीं, आप दो चीज जरूर करेंगे एक्सोट्रोपिया में, नो सर, अक्लूजन +3। तो सबसे पहले हम +3 की बात कर रहे हैं। वाई +3 की बात करें, उस पर कुछ टाइम भी नहीं लगता और उसी टाइम जल्दी से हमें एग्जाम जल्दी से वो पता चलेगा। आपने +3 लेंस लगाया, +3 के ऊपर जो है आपने रिफ्लेक्स सारी चीजें चेक किए और प्रिज्म का टेस्ट आपने किया, कोई इफेक्ट आपको नहीं मिल गया। और नियर का जो आई है, नियर का जो अगर डिविएशन है या स्ट्रेट है तो मैं यही कहूंगा कि नियर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ गया। अच्छा, तब भी आप नहीं छोड़ेंगे इधर, बिकॉज हो सकता है कि दूसरा वाला हो। इसके बाद आप 1 घंटे के लिए आई को अक्लूड करें, अक्लूजन टेस्ट हम डिटेल से करते हैं, तो वही अक्लूजन टेस्ट करेंगे। अक्लूजन टेस्ट के बाद देखेंगे कि जी इसमें कोई इफेक्ट नहीं आया, वही का वही नियर का डिविएशन है, तो क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है कि ना +3 डायप्टर का लेंस इफेक्ट कर रहे और ना अक्लूजन का टेस्ट कर रहे। ट्रू है ये, करेंगे दिस इज ट्रू, दिस इज योर ट्रू इंटरमिटेंट डिस्टेंट एक्सोट्रोपिया। अच्छा, ये आप साइड पे करेंगे बस। इसके बाद दूसरा पेशेंट आ गया, सेम वही डिस्टेंट में उसका 20 प्रिज्म डायप्टर एक्सोट्रोपिया है, नियर में उसका स्ट्रेट है। अच्छा, आपने नियर में +3 लेंस सबसे पहले लगाए
और इसी +3 के साथ आपने उसका डिविएशन चेक किया, तो उसका डिविएशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ गया, वही का वही रहा। नेक्स्ट स्टेप अक्लूजन करेंगे। अक्लूजन के बाद देखेंगे कि हाँ अक्लूजन के बाद उसका नियर डिविएशन डेस्टिन के बराबर हो गया है, तो क्या लेबल करेंगे उसको? हम नॉर्मल AC by A stimulated distance Stimulated normal